Hello everyone, this is Sandeep Barala. Welcome back to my channel Physics Munitions. लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स से टोटल 15 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं, राइट? तो विदाउट एनी डिले आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 HCV। आइए देखिए 16 क्या कह रहा है। फिगर शोज एन अरेंजमेंट, एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये ईएमएफ है इसका, बैटरी का ई, और यहाँ पर उन्होंने बोला ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका आर, और यहाँ पर एक स्विच है और ये एक रजिस्टर है एक्सटर्नल, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, ये स्विच है। ओके, तो उन्होंने बोला है कि शोज एन अरेंजमेंट, अच्छा सॉरी यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, ये अमीटर है। ओके, ये अमीटर है। ओके, आइए, arrangement to measure the EMF E and internal resistance R of a battery. The voltmeter has a very high resistance. voltmeter का resistance क्या है? इसका resistance है infinite. voltmeter का resistance अगर मैं बोलूं तो ये है अपना infinite, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके, तो क्या कह रहे हैं ये कि and ammeter also has some resistance. इसका कुछ resistance है, मान लेते हैं RAM। ठीक है, सपोज करो। तो आगे क्या कह रहे हैं, द वोल्टमीटर रीड्स 1.52 वोल्ट व्हेन द स्विच एस इज ओपन। अच्छा देखो जरा, जब स्विच ओपन रहेगा तो देखो ये वाले सर्किट में तो कोई करंट जाने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, राइट? जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो रखा है, स्विच को हमने क्लोज नहीं किया है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो करंट सारी की सारी कहां से फ्लो करना चाहिए? यहां से फ्लो करना चाहिए, लेकिन यहां से फ्लो वैसे ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है? बहुत ज्यादा है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो बताओ क्या करंट इधर से फ्लो करेगी? करंट फ्लो करेगी नहीं। दैट मींस, कहने का मतलब क्या है कि जब स्विच ओपन है, व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन है तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, देन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, राइट? और इस सिचुएशन में उन्होंने बोला है कि वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? वोल्ट मीटर रीड करता है 1.52 वोल्ट। इन दिस केस द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 1.52, बट जब इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रही तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा क्या? IR जीरो, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आया। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर ने जो मेजर किया, क्या वो उसने यही मेजर किया जो इसका EMF रहा होगा? क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उसने मेजर किया है। क्योंकि अगर इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता, वो तब आता जब करंट फ्लो करती I/R, राइट? बट यहाँ पर करंट तो फ्लो ही नहीं कर रही है। करंट अगर जब फ्लो नहीं कर रही है तो उसने जो मेजर किया वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर किया है, जो कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस है। तो हम लोग बोल सकते हैं उसने कुछ और मेजर नहीं किया, वो बेसिकली क्या था? EMF ऑफ द बैटरी था। ठीक है, तो इस केस में हमसे क्या पूछ रहा है? व्हेन द स्विच इज ओपन, व्हेन द स्विच इज क्लोज, द वोल्टमीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू दिस and the meter reads this, find the EMF and internal resistance of the battery. तो देखो EMF कैसे पता चला? In this case voltmeter reads EMF of the battery, or we can say potential across two terminals of the battery. Therefore EMF वो कितना हो जाएगा अपना? 1.52 वोल्ट। कहां से लिखा ये 1.52 वोल्ट? ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि इतना उसने मेजर किया है। ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है? व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, देखो जरा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, सोचो क्या होगा जब स्विच क्लोज्ड हो जाएगा। स्विच को क्लोज कर दो भाई, सेकंड केस हो गया। ठीक है, स्विच को क्लोज कर दिया हमने। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, इधर तो करंट जाने से रही, करंट जाएगी क्या इधर? इधर तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है भाई, करंट इधर क्यों जाएगी?
तो इसका मतलब करंट ऐसे चली और वो ऐसे चली और ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। तो अमीटर ने इस टाइम पर जो मेजर किया है वो कितना मेजर किया अमीटर ने? अमीटर ने मेजर किया 1 एम्पियर। तो अमीटर ने मेजर किया, रीडिंग ऑफ अमीटर मतलब अगर करंट की बात करूं तो आई कितना है अपना 1 एम्पियर। राइट, क्लियर है? ओके, ठीक है। और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना बोल रहा है वो? वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो इसके अक्रॉस अगर हम लोग देखें तो इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो कितनी हो जाती है? वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाती है 1.45 वोल्ट। ईएमएफ इतना था, वोल्ट मीटर की रीडिंग घट गई, तो इसका मतलब बैटरी यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रही है? सोर्स की तरह, राइट? क्योंकि जो वोल्ट मीटर ने रीडिंग ली वो वोल्ट मीटर यही तो रीडिंग लेगा। अगर यहाँ 0 बोलूं यहाँ पर V बोलूं तो इसके करस्पॉन्डिंगली वोल्ट मीटर यही तो रीडिंग ले रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए? क्या हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, अगर हम लोग देखें तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा अपना? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। राइट, ये कैसे लिखा हमने? चाहो तो ये आपको क्लास में भी बताया गया होगा, नहीं तो आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल 0 मानो, यहाँ पर V मानो। देखो यहाँ से यहाँ इस ब्रांच के लिए वो लगाइए, क्या? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इस ब्रांच के लिए लगा तो देखो क्या मिलेगा अपने को? करंट इधर से इधर जा रही है तो प्लस आई आर, सॉरी माइनस आई आर प्लस ई इक्वल्स वी। तो वी इक्वल्स ई माइनस आई आर। ठीक है, तो वी की वैल्यू है अपने पास में 1.45, ई कितना गिवन है? 1.52 माइनस आई की वैल्यू कितनी गिवन थी? 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा? 1.52 माइनस 1.45, राइट? 1.52 माइनस 1.45। तो जब इसके इवेल्युएट करेंगे आप तो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? कितना आ जाएगा ये? 0.7 आएगा ना, सॉरी 0.07 ओम। तो हमारे दो आंसर, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा और ईएमएफ ये रहा जो हमसे पूछा गया। तो आई होप क्लैरिटी है आपको कि इस प्रॉब्लम में क्या करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 HCV। आइए देखिए, the potential difference between the terminals of a battery of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm drops to 5.8 volt when connected across an external resistor. Find the resistance of the external resistor. हमसे ये पूछेंगे, क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक बैटरी थी, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ था उसका, उसको हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, मान लीजिए कैपिटल आर से, ये स्मॉल आर और ये ई। तो हमसे पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, देखो जरा, ए की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने? 6 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है अपना? 1 ओम। इसकी वैल्यू दी है भाई साहब 1 ओम। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप्स टू 5.8 वोल्ट, मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, अगर इसका पोटेंशियल मैं 0 मानूं तो इसका पोटेंशियल अगर V है तो उन्होंने बोल रखा है V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू कितनी ड्रॉप हो जाती है? 5.8 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर 0 है, इसके अक्रॉस V है, यहाँ पर V तो यहाँ पर V, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0, तो करंट अगर ऐसे चली तो क्या इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप लिखा जाएगा? V इक्वल्स आई आर। राइट, जो हम लोग लिखेंगे करंट वो कितनी लिखी जाएगी अपनी? देखो ध्यान से, तो या फिर सिंपली देखो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? V की वैल्यू, क्या V की वैल्यू है अपने पास में E माइनस आई आर। तो करंट कितना लिखा जाएगा अपना? देखो जरा ध्यान से, V की वैल्यू लिखता हूं मैं E माइनस आई आर, यहां से यहां अगर हम लोग इस ब्रांच में चले, और यही किसके इक्वल है? 5.8 के। E की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस आई, कैलकुलेट करना है मुझे, R कितना गिवन है? 1 गिवन है, इक्वल्स 5.8। तो यहां से अपना I कितना आ जाएगा? देखो I आ जाएगा 6 माइनस 5.8, तो करंट कितनी आई? करंट आ गई 0.2 एम्पियर। अब जैसे करंट पता चली, I इंटू आर कर लो, इक्वल्स V के कर दो। नाउ क्या मिला? I इंटू आर इक्वल्स V। राइट, इस वाली ब्रांच से आप लोग अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो कितना मिल जाएगा? I की वैल्यू 0.2, R चाहिए मुझे, V कितना है अपना? 5.8। तो R कितना आ गया? 5.8 डिवाइडेड बाई 0.2। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये कितना आएगा? 29 ओम।
तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, राइट। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, HCV। आइए, क्वेश्चन नंबर 18, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी इज 7.2। देख रहे हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ गया है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब इस वाले केस में बैटरी जो है वो क्या है, चार्ज हो रही है, राइट। तो इसका मतलब बैटरी इस वाले केस में लोड की तरह एक्ट कर रही है व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, आगे बोला भी है उन्होंने, यहीं से समझ में आ जाता है वैसे। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब देखो चार्जिंग के केस में अपना क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ चार्जिंग, in case of charging, आपको क्लास में बताया भी क्या होगा, जब ये अपना किसकी तरह एक्ट कर रही है बैटरी, लोड की तरह, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर की E प्लस आई आर, E प्लस आई आर, राइट। तो V की वैल्यू कितनी गिवन है, 7.2, E कितना गिवन है 6, प्लस I कितना गिवन है 2, R मुझे चाहिए, तो कितना आ गया 7.2 माइनस 6 इक्वल्स टू R। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। यही क्या है मेरा आंसर, राइट। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, HCV। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अक्यूमुलेटर बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट इज 10 ओम व्हेन इट इज फुल्ली डिस्चार्ज्ड। ओके, आपको भी पता है जब बैटरी अपनी खराब हो जाती है, डेड हो जाती है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। एज द बैटरी गेट्स चार्ज्ड अप इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस टू 1 ओम। सही बात है, ठीक है। तो इसका जो है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया है 1 ओम, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले इसके करस्पॉन्डिंगली। ईएमएफ कितना गिवन है अपनों को, बैटरी का अगर एक रफ डायग्राम बनाए तो ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ईएमएफ अपनों को कितना गिवन है 6 वोल्ट, और आर की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब पहले दो केसेस में, एक डिस्चार्जिंग का और एक चार्जिंग का, ठीक है। ऑल राइट, तो क्या कह रहे हैं ये, द बैटरी इज कंप्लीटली डिस्चार्ज स्टेट इज कनेक्टेड टू अ चार्जर विच मेंटेन्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस टू 9 वोल्ट। मतलब 9 वोल्ट की एक बैटरी से हम लोगों ने क्या काम किया, इसको एक्सटर्नली अटैच कर दिया। ये 9 वोल्ट की बैटरी हमने इससे लगा दी, ठीक है, राइट, क्लियर है। अच्छा, कोई कह सकता है कि सर बैटरी ऐसी क्यों लगाई, आपने उल्टा क्यों नहीं लगाया, माइनस इधर प्लस क्यों इधर, क्योंकि चार्जिंग का केस है, ठीक है ना, चार्ज कर रहे हैं हम लोग इसको। ऑल राइट, तो देखो जरा भाई, अब क्या बोला गया, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। पार्ट ए बोल रहा है जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। देखो सोचो, जैसे ही कनेक्शंस मेड किए जाएंगे, कौन सा केस है, जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड, जस्ट जैसे ही हमने कनेक्शंस बनाए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा इसका, क्या कुछ भी चार्ज तो नहीं होगी, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो डिस्चार्ज वाला केस था वही रहने वाला, दैट मींस इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा अपना 10, 10 ओम तो ही था अपना ये, राइट। तो हमसे क्या पूछ रहा है इस केस में, करंट कितना होगा। तो करंट निकालना बहुत आसान काम है, देखो जरा, ये 6 वोल्ट की, ये 9 वोल्ट की, ये करंट फ्लो ऐसे कराना चाहती है, ये करंट फ्लो ऐसे कराना चाहती है, जीतेगा कौन, 9 वोल्ट वाला, राइट। तो इफेक्टिव जो बैटरी बचेगी इसकी, वो कितनी बचेगी, 3 वोल्ट की इनकी इफेक्टिव बैटरी बचेगी, और वो किस सेंस में बचेगी, इसी सेंस में, ऐसे 3 वोल्ट की, तो 9 माइनस 6, राइट, 3 वोल्ट की बैटरी बच जाएगी। तो लिखो जरा, 9 माइनस 6 इक्वल होना चाहिए किसके, I इंटू आर के। अगर इसमें करंट I फ्लो कर रही है तो मान लीजिए उस केस के लिए, तो I इंटू I1 बोल देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलो इस दो अलग अलग केसेस है ना, ठीक है चलेगा, I इंटू आर, आर कितना है आर, ठीक है, आर कितना है 10। तो देखो कितना आ गया, ये आ गया 3, तो करंट की वैल्यू कितनी आई इस केस में, 3 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स I इक्वल 0.3 एम्पियर। तो देखो लॉजिकल भी है, करंट कितनी कम आ रही है, राइट।
क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, ऑलराइट। सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस में बोला गया पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम व्हेन इट इज कंप्लीटली चार्ज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन it is completely charged, सोचो जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी तो उस केस में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो कितना गिवन था? क्या उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस घट गया इसका और बोला गया था वो कितना था, 1 ओम हो जाता है। तो जब ये गिवन होगा तो सिचुएशन क्या लिखी जाएगी, 9 माइनस 6, नाउ 9 माइनस 6 इक्वल्स आई इंटू आर इज 1। तो देखो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। तो पार्ट बी का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो करंट भी बढ़ गई अपनी। तो क्लियर है, नॉर्मल चीज है, हम लोगों को समझ में भी आती चीज है, लॉजिकल भी है, राइट। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था और कैसे हम लोगों को इसको करना था। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। देखिए उसमें दो डायग्राम इन्होंने इस तरीके से बना करके दे रखे हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 बाई I2 इन द फिगर इफ आर की वैल्यूज वो बार बार चेंज कर रहे हैं। तीन पार्ट है, 0.1, 1 और 10। ठीक है, तो उसके आगे का पार्ट बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग I1 बाई I2 कैलकुलेट कर लेते हैं हर केस में। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं I1 बाई I2 कैलकुलेट करना। तो देखो जरा, आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली ये जो दोनों बैटरीज है हमारी, ये वाली, क्या ये सीरीज कनेक्शन है, राइट। और ये वाली जो बैटरी का कनेक्शन है ये कैसा कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन है। अब आप लोगों को पता है सीरीज और पैरेलल की, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत कहानी याद हो, क्लास में आपको डिराइव भी करवाया जाता होगा। तो देखो जरा, ये 6 वोल्ट की करंट अपना इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है, ये वाली 6 वोल्ट की भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है। तो क्या अगर इनका इक्विवेलेंट मैं निकालूं तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या आता था अपना, E1 प्लस E2, राइट। तो ई सेम है, तो क्या मतलब इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं सिंपली, एक बैटरी और रेजिस्टेंस सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2। सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आपने ये पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पर एक बैटरी बना, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और ये कैपिटल R बाहर। ठीक है, ये R है, इसमें करंट I1। तो ये बैटरी कितना हो जाएगी, 12 वोल्ट की, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, सिमिलरली जब आप लोग देखेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल्स का, ये E आपको पता होगा, आपने डिराइव किया होगा कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसका ईएमएफ तो सेम ही रहता है, राइट। मतलब बैटरी का ईएमएफ सेम रहेगा, और जो अपने रेजिस्टेंसेस होते हैं वो रेजिस्टेंस कितना आता था, अगर उसके लिए एन टर्म्स हम लोग लिखते थे तो R बाई एन आता था, राइट। डिराइव किया होगा अपने क्लास में। तो उसी चीज को यूज करने जा रहा हूं। तो क्या इसकी जगह एक सिंपल बैटरी ऐसे और एक रजिस्टर लगा करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके सिंपल सर्किट डायग्राम में इस तरीके से बना सकता हूँ। 6 वोल्ट का 6 वोल्ट ही रहेगा पैरेलल में, राइट। और ये होता था R बाई एन। यहाँ पर कितनी ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है, तो R बाई 2 दैट मीन्स 1 बाई 2, और ये R और इसमें I। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा टास्क सिंपल है, I1 और I2 फाइंड कर ले अपनों को। किस किस केस में, पहला केस हम लोग देखते हैं। पहले केस में क्या बोला गया, आइए देखते हैं। जब R की वैल्यू कितनी है अपनी, R की वैल्यू कितनी गिवन है, किधर गया, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में R की वैल्यू है 0.1 ओम। फर्स्ट पार्ट व्हेन R इक्वल 0.1। जब R 0.1 ओम है तो देखो जरा, इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सिचुएशन क्या मिलेगी, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, ठीक है, और इसको मैं सेकंड डायग्राम बोल देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग अपना अगर हम लोग इवेल्युएट करें, करंट कितनी आएगी, मतलब I1 कितना मिल जाएगा, क्या I1 सिंपली लिख सकता हूं E डिवाइडेड बाई R प्लस R, राइट। तो 12 डिवाइडेड बाई R प्लस R, दैट मीन्स R की वैल्यू कितनी है, 0.1 प्लस 2। तो कितना आ जाएगा ये, 12 बाई 2.1, ये तो आएगा 12 बाई 2.1, राइट।
तो जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 0.57 एम्पियर, सॉरी 0.57 कैसा जाएगा 12/2.1, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, ठीक है। 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 से, हाँ 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 0 ऊपर बढ़ाया 40/7, तो 40/7 आ गया एम्पियर, ठीक है। अच्छा I2 करंट कितनी आ जाएगी, अपने को वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी कि फर्स्ट है कि सेकंड है, जो भी है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। I1 I2 मार्क कर रखा है ना अपने लिए, काफी है, ठीक है। I2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जरा ध्यान से, I2 डायरेक्ट लिखता हूं मैं थोड़ा सा, I2 की वैल्यू क्या होगी, 6 डिवाइडेड बाय R प्लस हाफ, दैट मीन्स 0.1 प्लस हाफ, 0.1 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ उसको मैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 मतलब 0.1 प्लस 0.5 इज 0.6, ठीक। तो इसको इवेल्युएट कर लेते तो ये कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, ठीक। तो हमसे क्या पूछा गया, I1 बाई I2, देयरफॉर I1 बाई I2 कितना है, देखो I1 कितना है भाई 40/7 होल डिवाइडेड बाय कितना 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4/7 आ गया, राइट। तो I1 बाई I2 आया 4/7, 4/7 को अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये, I1 बाई I2 इक्वल्स 7 5 राइट, तो 0.5 कितना बचेगा, 35 होता है ना, 5 बच जाएगा, है ना। तो 7 7 जा, तो 0.57, राइट। तो I1 बाई I2 की वैल्यू आ गई अपनी 0.57, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया अपना, राइट, ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड पार्ट देखो जरा, सेकंड पार्ट में क्या बोला उन्होंने, आर की वैल्यू कितनी है अपनी, सेकंड कहाँ गया, आर की वैल्यू है 1 ओम, ठीक है, आ जाओ देखो जरा, आर की वैल्यू 1 ओम, व्हेन सेकंड, व्हेन आर इक्वल्स 1 ओम, जब आर की वैल्यू 1 ओम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, है ना, व्हेन आर इक्वल्स 1 ओम, सेकंड। तो देखो आर इक्वल्स अगर 1 ओम होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट लिखेंगे, चलो आप, क्या I1 की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो कितनी आई 4 एम्पियर। सिमिलरली I2 कितना लिखा जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 दैट मीन्स 1.5, तो 1.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 4 एम्पियर। तो यहां से अगर I1 बाई I2 कैलकुलेट करें दोनों से, तो I1 बाई I2 ये कितना आ जाएगा 4/4 दैट इज 1, ठीक है। तो रेशियो कितना आया I1 बाई I2 का 1 आया, तो सेकंड पार्ट का आंसर ये आ गया, सही है। थर्ड पार्ट का देखो, थर्ड पार्ट में आर कितना बोला गया है, व्हेन आर इक्वल्स कितना है, देखना पड़ेगा आर कितना था 10 ओम, सी पार्ट में आर इक्वल्स कितना था 10 ओम, तो I1 बताओ कितना लिखा जाएगा, क्या I1 लिखा जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 दैट इज 12, दैट इज 1 एम्पियर, क्लियर। सिमिलरली I2 कितना लिखा जाएगा, I2 लिखा जाएगा 6 डिवाइडेड बाय कितना है आर की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 0.5 दैट मीन्स 10.5, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 5 से जाएगा नहीं, 6 डिवाइडेड बाय इसे 10.5 ही रहने दो, ठीक है, इतना एम्पियर आ गया। अब हमसे क्या पूछा है I1 बाई I2, तो I1 बाई I2 इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10.5, तो 10.5 पूछा पहुंचा ऊपर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो I1 बाई I2 कितना मिला आप लोगों को 10.5 है ना, 5 से चला जाएगा, राइट। अगर इसको मैं यहां से हटाता हूँ और 0 बढ़ाता हूँ तो 12 21, राइट। तो 21/12, 21/12 कितने टाइम्स जाएगा अपना ये, अगर इसको इवेलुएट करेंगे तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 1 पॉइंट, ठीक है, कितना आएगा 75, है ना, हाँ 1.75, तो I1 बाई I2 की वैल्यू थर्ड पार्ट में आई 1.7, ठीक है। तो ये अपने तीनों के तीनों क्या हो गए, आंसर आ गए अपने पास में। अब हमसे क्या पूछा है उन्होंने,
अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया अपने पास में कि जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी सारी की सारी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों की तीनों अपनों ने कैलकुलेट कर लिए हैं कि क्या क्या सिनारियो रहने वाला है, ठीक है। बट हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, लास्ट में क्या कह रहे हैं वो देखो जरा। उन्होंने बोला है कि note from your answers that in order to get more current from a combination of two batteries, they should be joined in parallel if the external resistance is small. देखो ये रिजल्ट आपको याद भी होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमें ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है, तो अगर हमें ज्यादा करंट चाहिए और कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या हो, कम हो, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो बैटरी का कॉम्बिनेशन किस में करना चाहिए, पैरेलल में करना चाहिए। अब देखो जरा इसको वेरीफाई करते हैं इस चीज को कि पैरेलल में अगर कॉम्बिनेशन किया है दैट मींस I2 की वैल्यू, और देखो R की वैल्यू क्या है हमारी, कम होनी चाहिए, किससे, इंटरनल से। तो इंटरनल कितना था, हाफ, तो आर की वैल्यू कम होनी चाहिए उससे, तो 0.1 वाला केस का है ये रहा। बाकी दोनों वैल्यूज तो ज्यादा है, तो इसमें देखो I2 ज्यादा आया होगा। I2 किधर है, I2 कहाँ गया, ये रहा 10 एम्पियर। I1 कितना है, I2 कितना है 10 एम्पियर, राइट। इसीलिए ये वाला रेशियो क्या आया, 1 से छोटा है, तो वेरीफाई होता है। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला है देखो जरा, कि अगर आपको क्या बोला है, note from your answer that in order to get more current from a combination of two batteries they should be joined in parallel if the external resistance is small. Okay, ठीक है। And in series if the external resistance is large, अगर external resistance large है और आपको अगर ज्यादा करंट चाहिए तो कॉम्बिनेशन सेल्स के कैसे करने चाहिए, हमें सीरीज में करने चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपना किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में ज्यादा हो। तो अब देख लो जरा, ज्यादा कंपैरिजन में होगा तो I1 बाई I2 अपना 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो देखो जरा इस वाले केस में I1 ज्यादा आया है, 1 से ज्यादा है, देखो 1 एम्पियर, राइट। ये वाले केस में भी 1 से ज्यादा, मतलब 1 के इक्वल आया लगभग, ठीक है। तो हम लोगों को कंक्लूजन अगर ये याद रहे तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है। तो कंक्लूजन एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर किसी को क्लास में नहीं बताया गया होगा तो आप यहां से उसको पिक कर सकते हैं कंक्लूजन को। कंक्लूजन यही कहता है कि अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए तो बैटरी का कॉम्बिनेशन इस तरीके से करना चाहिए पैरेलल में कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो, कम हो, तब पैरेलल में रखना है बैटरीज को। हम फिर से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं कि अगर हम लोगों को ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट, मैक्सिमम करंट कब मिलेगी, मैक्सिमम करंट तब मिलेगी जब हम लोग अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो, तो बैटरीज को किस में ऐड करना चाहिए अपनों को, पैरेलल में। सीरीज में इसका जस्ट उल्टा है, मतलब मैक्सिमम करंट के लिए अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो सीरीज में कॉम्बिनेशन अपनों को बैटरीज का करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लैरिटी है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 HCB। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कंसीडर n is equal to n1 into identical cells, each of EMF E and internal resistances R. Suppose n1 cells are joined in series to form a line and n2 cells, such lines are connected in parallel। मतलब सिचुएशन ये है, ये है कई सारे सेल्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये डेरिवेशन है बेसिकली, आप लोगों को क्लास में भी करवाया जाता होगा, ठीक है। इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग के नाम से पढ़ते हैं हम लोग, राइट। एंड सो ऑन, ठीक है, नीचे तक। लास्ट में एक और बना लेते हैं डॉट 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 यहाँ से, ताकि क्लैरिटी रहे हमें। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारी, और हमारे पास में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, राइट। द कॉम्बिनेशन ड्राइव्स द करंट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है,
ये मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बोला है सुनिएगा जरा ध्यान से। इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जरा देखो, N1 cells are joined in series to form a line। ठीक है, तो मतलब ये टोटल कितने हैं, N1 cells है ये, जिसका EMF सेम है ER 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 एंड सो ऑन ER। ठीक है, और ऐसे टोटल कितने वो बनाई गई है अपनी ER ER ER, ये भी ER ER, ये भी ER, और ये कैपिटल R मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कितने सेक्शंस बनाए गए हैं, ये N2 सेक्शंस है। ठीक, तो हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। तो पहले देखो, ऊपर वाला जो सर्किट है ना, इसको हम लोग किसी एक से रिप्लेस करते हैं, किसी एक से रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो ध्यान से, सीरीज में ये सारे के सारे ऐड है, तो सीरीज में जो ऐड होता है इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कितने सेल्स है, N1 सेल्स है, तो क्या हो जाएगा N1 इंटू ई, राइट। और रेजिस्टेंसेस कितने हैं, N रेजिस्टेंसेस है, और R रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस का R रेजिस्टेंस है, राइट। तो इसका मतलब क्या मिलेगा अपनों को, एक लाइन का अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो N1E एक इक्विवेलेंट आया ईएमएफ का, और सेल्स का इक्विवेलेंट कितना आया N1R इक्विवेलेंट। अब N1R इक्विवेलेंट के और N1E इक्विवेलेंट के अपने क्या है, N2 सेक्शंस है। देखो, इसका भी इतना ही, इसका भी इतना ही, इसका भी इतना ही, सबका सेम है। तो N1E 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 कितने टाइम्स, N2 टाइम्स। और आपको पता है ये पैरेलल है सारे के सारे, तो पैरेलल में जो अपना ईएमएफ रहता था वो सेम ही रहता था। तो क्या ये सिस्टम रिड्यूस हो सकता है, दिस सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड लाइक दिस, राइट। ये R है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी N1E। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अच्छा, R कितना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, एक लाइन का अपना, एक लाइन में अगर हम लोग देखें तो टोटल कितना है N1R, राइट, N1R है। ऐसे कितने सेक्शंस है, N2 सेक्शंस है। याद करो, अगर R को N सेक्शंस में रखते थे तो हमारा फॉर्मूला आता था R बाई N, राइट, R इक्विवेलेंट पैरेलल में। तो यहां पर कितने हैं, NR कितने सेक्शंस में, N2 सेक्शंस में। तो इसका मतलब N1R डिवाइडेड बाय N2, दिस इज योर आंसर। तो इसका मतलब N1R डिवाइडेड बाय N2। बस, अब क्या है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब नॉर्मल क्वेश्चन है अपने लिए। सिंपली यहाँ से R करंट, I करंट चली, तो अपनों से पूछ रहा है करंट कितनी होगी। देखो सिंपली करंट कितनी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, कितना लिखा जाएगा, N1E डिवाइडेड बाय R प्लस N1R बाय N2, राइट। अगर चाहो तो इसको और भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ठीक है, आपको पीछे आंसर इसी तरीके से गिवन है, तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो ये पार्ट ए का आंसर होगी। ठीक है, अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है अपनों को, देखो जरा। पार्ट बी में उन्होंने क्या बोला है, पार्ट बी में बोला है उन्होंने कि assuming that N1 and N2 can be continuously varied, find the relation between N1 and N2 R and R for which the current is in R is maximum। ध्यान से सोचो ना, तो इसको करने के कई तरीके हैं, बट मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा। सिंपलेस्ट मेथड, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा और ये बेस्ट लगेगा आपको, सब तरफ से आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक है, ऐसा नहीं कि हम मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं इसके पीछे। कुछ आपको कुछ जगह मिलेगा मैथमेटिक्स से सॉल्व किया हुआ, ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली देख सकते हैं। उसने बोला है कि आर में जो होनी चाहिए करंट, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। आपको याद होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, किसी भी बैटरी से मैं कितनी मैक्सिमम पावर ड्रैग कर सकता हूं, तो वो जो डिलीवर होगी वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को डिलीवर होगी, राइट। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के केस में अगर हम लोग देखें तो उसका जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ करता था वो किसके इक्वल हुआ करता था, इसके इक्वल हुआ करता था। तो आप बोलेंगे सर पावर से क्या लेना देना, पावर से लेना देना है, क्यों नहीं है, है देखो।
इसको कितनी मैक्सिमम पावर मिलेगी? क्या इसको मैक्सिमम पावर मिलेगी वी स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर आर? यस और नो? तो आप ध्यान से देखो, P इज इक्वल टू मिल रहा है आई स्क्वायर आर, तो आर तो कांस्टेंट रख लिया मैंने वैसे भी, ठीक है। तो इसका मतलब पावर अगर मैक्सिमम होना है, इसको मैक्सिमम पावर अगर मिलनी है, तो इसका मतलब करंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे यही तो पूछा है कि करंट मैक्सिमम होनी चाहिए इसमें। दैट मीन्स अगर करंट मैक्सिमम है तो इसका मतलब इसको जो मिलने वाली पावर है वो भी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगर वो पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, तो क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैं अप्लाई कर सकता हूं? उसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि इसको मैक्सिमम पावर तभी मिलेगी, मैक्सिमम करंट इसमें तभी आएगी, जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, राइट। तो पार्ट बी का आंसर क्या लिखा जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। क्या बोला है उन्होंने कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन N1 N2 कैपिटल R एंड स्मॉल r फॉर विच द करंट इन R इज मैक्सिमम। हम लोग लिखेंगे करंट इन R is maximum when when internal resistance equals external resistance. That means N1R by N2 should be equal to R. देखो और भी तरीके इसको करने के, मैथमेटिक्स से भी कर सकता हूं मैं, समझा भी सकता हूं मैथमेटिक्स से, बट वी आर द फिजिसिस्ट, राइट। तो हम लोग क्या काम करेंगे, थोड़ा फिजिक्स से चलते हैं। तो N1R divided by N2 is equal to R, which means N1R equals N2R. This is the relation for which this external resistance will get maximum current. तो पार्ट बी का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लैरिटी से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 21, और बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी आपको ढंग से समझ में आई होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, और आपको अगर इसी तरीके से वैल्यूएबल डिस्कशंस चाहिए, आप लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आगे की प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।